चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिफल्केशन एंड लॉसेस जो है उसको लेके डिस्कस करेंगे। डिफल्केशन शब्द को देख के ना हमारा दिमाग में पूरा एकदम गड़बड़ सा हो गया, ये भाई कहाँ से ये शब्द लाता है ना, ऐसे भारी भरकम शब्द। तो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का मिसअप्रोप्रिएशन या गबन आप बोल सकते हो, है ना। जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं इसका अगर थोड़ा हमारे सेंस में जो परिचित शब्द है डिफल्केशन का, वो हो जाएगा आपका मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ये टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खास करके जो लोग आपका डिवीज़न ऑफिस वगैरह में रहते हैं, फ्रॉड ब्रांच में डील करते हैं, आप लोग बहुत अच्छी से ये बात इसको सुने होंगे कि मिस एप्रोप्रिएशन, है ना। तो डिफल्केशन एक प्रकार का मिस एप्रोप्रिएशन, हिंदी में हम लोग इसको गबन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोला जी रे एनी डिफल्केशन और लॉस ऑफ पब्लिक मनी, any defalcation or loss of public money, departmental revenue or receipts due to whatever cause इंक्लूडिंग अंडर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्टैम्प्स वगैरह 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 करके क्या बताया गया, शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द ऑफिसर। तो फंडा क्या हुआ यहाँ पे, एनी डिफेल्केशन और लॉस ऑफ पब्लिक मनी शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द ऑफिसर कंसर्न। तो अगर किसी भी प्रकार का गबन यानी कि मिसअप्रोप्रिएशन होगा, पब्लिक मनी का लॉस होगा। अब पब्लिक मनी का लॉस जो है कैसे कैसे हो सकता है, उसको आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी जगह पे जो हमारा रेवेन्यू का असेसमेंट कर रहे थे वो अंडर असेसमेंट हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा 100 रुपया होना चाहिए था रेवेन्यू, हमने इसको कैलकुलेट करके 90 रुपीज़ कर दिए, तो ये क्या हो गया, अंडर असेसमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए एक आपका पोस्टल आर्टिकल था, जिस पोस्टल आर्टिकल में पोस्टेज कम लगाया गया था, है ना, और आपको क्या करना था, डबल द डेफिशिएंसी चार्ज करना था, आपने सिंगल द डेफिशिएंसी चार्ज किए, तो ये क्या हो गया, अंडर असेसमेंट हो गया। मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम हम लोग असेस कर दिए। या फिर मान लीजिए किसी भी प्रकार का लॉस, चाहे वो पोस्टेज स्टैम्प का लॉस हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का लॉस हो, कुछ भी अगर लॉस हुआ है तो बोला जा रहा है इसको हमको क्या करना है, द मैटर शैल बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द ऑफिशियल कंसर्न टू हिज बाय द ऑफिशियल कंसर्न टू हिज इमीडिएट सुपीरियर। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे या जिनके द्वारा नोटिस में लाया जाएगा, है ना, उनको क्या करना है, उनका जो इमीडिएट सुपीरियर है ऑफिस का, उनके पास इस मैटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, जो भी है। ठीक है, एज वेल एज, देखिए अब रिपोर्ट किसको किसको कर रहा है, तो एक तो हमने रिपोर्ट किया ऑफिशियल सुपीरियर को, दूसरा हम रिपोर्ट किसको करेंगे, अकाउंटिंग अथॉरिटी को, है ना। ठीक है, तो दो जगह पे हमको रिपोर्ट करना है, एक मेरा जो इमीडिएट सुपीरियर होगा उनको रिपोर्ट करेंगे, दूसरा अकाउंटिंग अथॉरिटी जो रहेगा उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो बोला जा रहा है अकाउंटिंग अथॉरिटी के पास, अकाउंटिंग अथॉरिटी, अब ये भाया नहीं होगा, ये भीज होगा, है ना। तो अकाउंटिंग अथॉरिटी मतलब यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि हेड्स ऑफ पोस्टल अकाउंट्स, है ना, जो हमारा पोस्टल अकाउंट ऑफिस है उसका जो हेड है उसी को हम यहाँ पे अकाउंटिंग अथॉरिटी मान रहे हैं। ठीक है, ये आपका भाया नहीं है, ये दोनों आपका सेम है। अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है, जो हमारा पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस का हेड है, उसी को हम यहाँ पे, उन्हीं को हम यहाँ पे अकाउंटिंग अथॉरिटी बोल रहे हैं। अब बोला कि यहाँ पे और एक बात देखिए, जहाँ से आपको एग्जाम पे सवाल बनेगा, क्या बोला जी, इवन व्हेन, ये रिपोर्ट कब कब करना है, तो बोला जी ने रिपोर्ट शैल बी मेड इवन व्हेन सच लॉस हैज बीन मेड गुड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई जीडीएस बीपीएम ने मेरा, मान लीजिए बीपीएम ने क्या किया, बीपीएम ने हमारा 50 था, 50,000, चलिए छोटा वाला फ्रॉड रखते हैं, 50,000 का उन्होंने मिसअप्रोप्रिएशन किया, मतलब डिफेल्केशन किया, है ना, यानी कि गबन किया 50,000 का। अब उन्होंने क्या किया, जब हमारा इंस्पेक्टर साहब थोड़ा प्रेशराइज किए तो उन्होंने क्या किया, मेक गुड कर दिया, मतलब ये पैसा वापस कर दिया। हम लोग जैसे करते हैं ना कि इसको जाके भाई यूसीआर में जमा कर दो, है ना, 50,000 उनके नाम से हम जमा करवा देते हैं, मतलब क्या, ये पैसा मेरे पास वापस आ गया। तो पैसा वापस आ गया मतलब ये नहीं कि आपको रिपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो फंडा हमारा यहाँ पे क्या क्या हुआ, एक हमारा ऑफिशियल कंसर्न, ऑफिशियल कंसर्न हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं,
मतलब जिसके ऑफिस में गड़बड़ी हुआ है, जिसके ऑफिस में गबन हुआ है, डिफेल्केशन हुआ है, पब्लिक मनी का लॉस हुआ है, उनको क्या करना है, उनको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसको किसको करेंगे, तो यहाँ पे दो नाम हमारे दिमाग में आता है जिसको हमको यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। किसको किसको रिपोर्ट करेंगे, तो एक हो गया मेरा इमीडिएट सुपीरियर, इमीडिएट जो ऑफिशियल सुपीरियर है ना, इमीडिएट सुपीरियर कर देते हैं। इमीडिएट सुपीरियर को हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पोस्ट ऑफिस के केस मामला आ रहा है, तो हम यहाँ पे हमारा जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट है उनको हम यहाँ पे इंटीमेट कर देंगे, है ना। या फिर मान लीजिए डिविजनल सुपरिटेंडेंट का केस है तो वो उसका जो हायर रहेगा डीपीएस के पास आपका रिपोर्ट करेगा। तो ये हुआ ऑफिशियल कंसर्न ने इमीडिएट सुपीरियर को इंटीमेट किया। दूसरा और किसको इंटीमेट करना रहेगा, तो बोला जा रहा है अकाउंटिंग अथॉरिटी को। किसको, अकाउंटिंग अथॉरिटी को भी ये रिपोर्ट हमारा करना पड़ेगा। तो ये दो रिपोर्ट हमारा करना पड़ेगा, ठीक है। और बात हमको क्या ध्यान में रखना है, सवाल कहाँ से पूछेगा, सवाल आपको इस प्रकार से पूछेगा, अगर कोई मिसएप्रोप्रिएशन हुआ, लॉस ऑफ पब्लिक मनी हुआ और उसका भरपाई कर दिया गया, मतलब मेक गुड जो है वो कर दिया गया, वेदर इट शैल बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न ऑफिशियल और नॉट। यहाँ पे उनको रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, बताइए पब्लिक चैट में फटाफट। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। चलिए, सीताराम ने बताया, रंजना, रवि, प्रदीप, निशा, आशीष, अनिल, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग, चलिए 22 लोग, 20 लोग, किशोर जी वेरी गुड। चलिए, तो ये रिपोर्ट उनको करना पड़ेगा। तो ये बात हमको बताया है रूल 52 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोले जरा, सच रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड एज सुन एज द सस्पिशन अराइजेस। देखिए यहाँ पे फिर ध्यान देना है, जब भी कोई संदेह जो है वो शुरू हुआ है, मतलब हमारा डिटेल्ड इंक्वायरी खत्म नहीं हुआ, हमको किसी पार्टिकुलर पासबुक में फ्रॉड मिला है ना, और हमको पता चल गया कि नहीं भाई गड़बड़ी है, तो ये सस्पिशन मेरे मन में आ गया, संदेह मेरे मन में आ गया, जो हमारा कंप्लीट रिपोर्ट आया नहीं, फिर भी हमको क्या करना है, रिपोर्ट भेजना है। सच रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड एज सुन एज ए सस्पिशन अराइजेज दैट देयर हैज बीन ए लॉस। मेरा लॉस होने का चांसेस है, जब ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी आ जाएगा तो तुरंत हमको रिपोर्ट कर देना है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, द हेड ऑफ ऑफिस, जिस ऑफिस में गड़बड़ हुआ है उस ऑफिस का जो हेड रहेगा, द हेड ऑफ ऑफिस वेयर द डिफेल्केशन एंड लॉस हैड ऑकर्ड, जहां पे ये गबन या फिर लॉस जो है हुआ है, शैल इंश्योर दैट द केसेस आर प्रॉपरली परस्यूड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द अथॉरिटीज कंसर्न्ड। तो ये हेड ऑफ ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको आपका इंस्पेक्शन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस मैटर को परसू करने के लिए दिया गया, वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करा या नहीं करा, ये देखना किसका काम रहेगा, ये देखना उस कंसर्न ऑफिस का जो हेड ऑफ ऑफिस रहेंगे, उसका जो हेड होंगे, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा टू कंफर्म दैट वेदर द प्रॉपर प्रोसीड्योर इज बीइंग फॉलोड और नॉट, ये देखना उनका काम रहेगा। आगे क्या बोला गया, बोला कि व्हेन द मैटर हैज बीन फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड। एक देखिए इंटरिम रिपोर्ट हमने कब भेजा था, जब फ्रॉड का संदेह जो है वो आया था, जब सस्पिशन ऑफ देयर दैट देयर इज सम फ्रॉड, देयर इज सम लॉस, ये लॉस का संदेह जब हुआ था, तो ये मेरा फर्स्ट रिपोर्ट था, है ना। इसी टाइम पे मैंने रिपोर्ट किया। अब मेरा क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन किया गया और करने के बाद पता चला कि हाँ सर्टेन अमाउंट का फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी। तो व्हेन द मैटर हैज बीन फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड, ए फर्दर कंप्लीट रिपोर्ट, यहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं क्या, यहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं कंप्लीट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस। अब ये जो कंप्लीट रिपोर्ट देंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि किस प्रकार का फ्रॉड था और
किस हद तक फ्रॉड था, है ना। मतलब मान लीजिए एक तो हम बताएंगे नेचर ऑफ फ्रॉड और दूसरा बताएंगे हम एक्सटेंट ऑफ लॉस, कहाँ तक लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ। मान लीजिए 5 लाख का नुकसान हुआ या 10 लाख का या फिर 5 करोड़ का, कितने का नुकसान हुआ, ये सारा चीज जो है हमको इस कंप्लीट रिपोर्ट में देना होगा, है ना। शोइंग द एरर्स एंड नेग्लेक्ट ऑफ रूल्स। एरर एंड नेग्लेक्ट ऑफ रूल्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे रूल में कोई खामियां है, गलतियां है, मतलब रूल में कोई लूप होल है। एक एक हो गया लूप होल्स, है ना, लूप होल्स इन रूल, जो हमारा रूल है उस रूल में ही गलती है और उस गलती का फायदा उठाया किसी किसी ने, है ना। जैसे एक हमारा आप लोग याद करके देखिएगा 2014-15 के आसपास समय पे, है ना, 2015 जितना हमको याद आ रहा है, एक टाइम था जहां पे टीडी अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड था, लॉक इन पीरियड जो है उसको हटा दिया गया था। याद है किसी को? 2015 के आसपास टीडी अकाउंट जो है उसका लॉक इन पीरियड हटा दिया गया था और उसका फायदा कौन उठा रहा था, तो जो हमारा डिफरेंट एजेंट था, जो बीपीएम रहते थे, जीडीएस बीपीएम, है ना, वो लोग बीओ में सबसे ज्यादा फायदा बीओ वाला उठाया, लाखों कमाया उस टाइम पे। हम एक बीओ में उस टाइम पे देखे हुए थे कि वो आपका क्या कर रहा था, आज खाता खोला कल क्लोज कर दिया और कमीशन जो है अपना हो गया, है ना। तो ये क्या था, ये आपका देखिए, यहाँ पे उन्होंने वायोलेशन ऑफ रूल नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया। तो इस रूल में कोई गलती था, एरर था, जिसका फायदा वो आदमी उठा रहा था। तो एक हो जाता है एरर जो रूल में था और दूसरा हो जाता है नेग्लेक्ट, जहां पे रूल मेरा सही है बट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट द लॉस हैज ऑकर्ड, जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट के नेग्लिजेंस के कारण वो गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे ये देखना रहेगा और जो मेरा कंप्लीशन रिपोर्ट रहेगा उस रिपोर्ट में मुझको ये बात बताना रहेगा कि ये गलती रूल का है या फिर रूल को सही से फॉलो नहीं किया गया, है ना, जिस कारण से लॉस हुआ है, ये मैटर हमको बताना पड़ेगा, है ना। तो ये बात हमारा यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी उठा दिया गया था और हमको अभी भी याद है कि जो बीपीएम है वो हमारे ऑफिस में आके बोल रहा था कि गरीब के पेट में लात मार दिया, है ना। अभी भी हमको याद है उस आदमी का बात कि गरीब के पेट में लात मार दिया। अच्छा खासा चल रहा था धंधा, है ना, और उसमें नुकसान हो गया, है ना। चलिए, अभी भी कुछ दिन पहले और एक चीज़ आपका जो किया गया था, जैसे देखिएगा टीडी का जो इंसेंटिव है, चलिए हमको कोई आदमी बताइए, 2 इयर्स टीडी, 2 इयर्स टीडी अगर बीओ में खोला जाता है, उसके लिए कमीशन कितना दिया जाता है बीपीएम को? 2 इयर्स टीडी बीओ में खोला गया, बीपीएम को कमीशन कितना मिलेगा? किशोर ने बताया, परवीन ने बताया और बाकी लोग, लक्ष्मी, प्रदीप, सीताराम, रंजना उपाध्याय, आशीष, बाकी लोग, रवि और देवेंद्र जी, वेरी गुड। चलिए, तो कितना आपका रहता है उसमें कमीशन? उसमें आपका रहता है 1% जो है कमीशन रहता है ना।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए हमको और एक, चलिए सेविंग्स से जब याद आ रहा है सवाल एक दो तो पूछ लेते हैं। आपका जो सेविंग्स होता है, सेविंग्स में आपका नेट एक्विजिशन का कितना परसेंट दिया जाता है इंसेंटिव? सेविंग्स में जो नेट एक्विजिशन रहता है उसका कितना परसेंटेज दिया जाता है इंसेंटिव, मतलब कमीशन? आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? फटाफट से जवाब दीजिए। परवीन जी ने जवाब दिया, रवि नो आइडिया। रवि आपको तो आइडिया होना चाहिए, आप तो बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा सेविंग्स में भी इंटरेस्ट है जो नेट एक्रीशन वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। 2% नहीं है अनिल जी, इसमें आपका 1% ही है। ठीक है, प्रवीण जी ने बिल्कुल सही बताया, वो आपका 1% होता है। ठीक है, नेट एक्रीशन आपका क्या होता है, अप्रैल से आपका यहाँ पे डिपॉजिट माइनस विदड्रॉल होता है, डिपॉजिट माइनस विदड्रॉल। और ये जो डिपॉजिट होता है विदड्रॉल, डिपॉजिट जो होता है ये आपका होता है अप्रैल से लेके फरवरी तक। और विदड्रॉल जो होता है ये रहता है आपका अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, अप्रैल से लेके मार्च तक। तो ये डिपॉजिट से विदड्रॉल माइनस करना है, जो अमाउंट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेट एक्रीशन। और नेट एक्रीशन का 1% जो है आपका कमीशन दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा? इसमें सर इसमें एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए ना। जो टीडी का जो कमीशन मिलता है उसे, हाँ कि वो ज्यादातर मोस्टली जो करवाते हैं 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख 2 लाख की करवाते हैं, और उनकी जो RICT डिवाइस में होता है वो सिर्फ 50,000 की लिमिट होती है। हम्म हम्म। तो वो डायरेक्ट एसओ से करवाते हैं और अपना बीओ कोड डलवा लेते हैं उसमें। ना ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, वो गलत प्रैक्टिस है ना, ऐसा होना ठीक है नहीं सर, एक चाहिए। चीज और, हाँ इसमें एक प्रोविजन है कि हम चेक के थ्रू उसकी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चेक के थ्रू कर सकता है, चेक ठीक के कर थ्रू कर सकते हैं, सकता, चेक के थ्रू किया जा लेकिन सकता है। इस रूल में सर जो उसमें कहा भी सेविंग का, उसमें एक मिनट, सेविंग में जो उसका चेक है डिपॉजिट हम्म होना है, हम्म वो भी ऐड होगा। तो हम्म। फिर क्या वो सेविंग से विड्रॉल भी माना जाएगा? नहीं नहीं, बात आपका हम समझे हैं, बट आपका प्रोविजन रखा गया है कि आपका देखिए, जब आपका कर रहे हैं भले ही आप चेक से करिए या जहाँ से करिए, तो ऑटोमेटिक तो विदड्रॉल करके ही कर रहे हैं, है ना। बट फिर भी आपका जी चेक के लिए आपका ऑप्शन दिया गया कि चेक के लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप एजेंट के केस में भी देखिएगा, एजेंट के केस में भी आपका लिमिट रखा गया है ना, कि जितना हमको याद जी आ रहा है 20,000 से ज़्यादा का आप नहीं कर सकते हैं एक जी आपका सर। थ्रू कैश में। पर उससे ज़्यादा आप जी कर सर। सकते हैं तो थ्रू चेक में। बट चेक में भी जब करेंगे हम विदड्रॉल के ही थ्रू करेंगे। पर उस जी चेक को मान लिया जाता है कि चेक के थ्रू जो किया जा रहा है उसमें आपका परमिशन दिया गया है, उसमें आपका कोई लिमिट अलग से रखा नहीं गया है। पर आप बिना लेकिन चेक सर का वो अगर जो, करिएगा तो लिमिट रख दिया गया। हाँ बोलिए। लेकिन सर इसमें बीओ बीओ जो है वो जो कमीशन के लिए अप्लाई करता है, हाँ तो वो उसको विड्रॉल मानने से इनकार कर देता है कि मैं, ये मेरी विड्रॉल नहीं होगी। और टीडी में भी कमीशन चाहता है वो उसका, और शेयरिंग में भी कमीशन चाहता है उसका। अच्छा, ये चलिए अच्छा बात हाँ। बताया आपने। अच्छा, जी तो सर। मतलब ये अच्छा चीज़ आप बताए हैं कि आप दोनों जगह से वो कमीशन उसका ये कर रहा है, विदड्रॉल में आपका ट्रीट नहीं कर रहा है और उधर बोल रहा है जी कि सर, उसमें आएगा। चलिए। मैंने सर उसका रोक दिया वैसे, हम्म। और डिवीजन को लिख दिया इस विषय में, लेकिन डिवीजन ने कोई रिप्लाई नहीं दे रहे इस विषय में। हाँ एक्चुअली रूल में क्लैरिटी नहीं है ना, रूल आपका कुछ कुछ जगह पे ऐसा बनाया गया है जहाँ पे आपका पूरा क्लैरिटी नहीं है, तो उस जगह पे थोड़ा सा हम लोगों को इशू हो जाता है। एक्चुअली डिवीजन को भी क्या करना चाहिए, उसको जी क्लैरिफिकेशन सर। के लिए जहाँ पे डाउट रहेगा उसको डायरेक्टोरेट में भेजा जाना चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जी भेजते हैं सर। और उसके बाद वो लोग भी फेंक के छोड़ देते हैं कि चलो जो होगा सो होगा, कोई बड़ा बात है नहीं। बट अगर उसको क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा जी सर। जाएगा तो देखिए अगले दिन एक आपका एसबी ऑर्डर आएगा जहाँ पे सारा चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि ये होना है ये नहीं होना है। अदरवाइज बहुत सारा जगह पे आपका ऐसा मतलब लूप ये रह गया है जिसको हम लोगों को आगे एस्केलेट करना चाहिए, है ना। जी सर। चलिए हम लोग सेविंग्स के ऊपर देखते हैं, सीबीएस मैनुअल को भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। हम सोचे हैं कि आपका एफएचबी और सीबीएस मैनुअल को दोनों को साथ के लेके चलेंगे, है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, एक एक दिन आपको टाइम दिया जाएगा। मान लीजिए हम ये सोच रहे थे कि एक दिन मान लीजिए एफएचबी का किया, एक दिन हमने सीबीएस का किया।
ठीक है, तो आपका एक दिन का गैप रहेगा जिसमें आप एफएचबी को पढ़ पाइएगा, अगले दिन हमने उसको पढ़ा, फिर अगले दिन एक आप पढ़ पाइएगा, तो दोनों हम लोगों का साइमल्टेनियसली चलते जाएगा। और साथ में दूसरा और एक कारण भी है, मेरा भी एक स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि एफएचबी को हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो हमको पढ़ने का भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, है ना। तो ये मेरा फ़ायदा हो जाएगा और साथ में आप लोगों का भी, दोनों आपका साथ में चलेगा। तो आप लोगों का क्या राय है इस मामले में, क्या किया जाए रवि जी, ठीक रहेगा ना? चलिए, चलिए, बाकी लोग बताया नहीं, सब सन्नाटा बना के रखा हुआ है। सर पहले डबल ए से अच्छा, पहले डबल ए से रिलेटेड करवा दो। चलिए, वो तो हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छा डबल ए वाले हैं सब। चलिए, डबल ए के लिए आप हमारा जो ये वाला भी जो है, हमारा पेपर 2 वाला जो है ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा अच्छे से, है ना। और डबल ए के लिए सब लोग मैंने कहीं पे भर्ती हो गए हैं ना, कहीं ना कहीं पे। सर बेसिक पे वालों से कोचिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा सर अभी तक। उसको आप पकड़ पाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे ही आपको वो शुरुआत वाला बात जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यूट्यूब में कुछ दिन पहले ही देख रहा था, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। मैं आप एक दिन सेव करके रखा हुआ था, मैं सोचा था कि आप लोगों को अगर कभी पढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो इनका वीडियो देख के फिर आपका, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। बुक कीपिंग वाला था शायद, क्लास 11 अकाउंटिंग क्लास 11। हाँ, ये वाला जो है ना, क्या नाम है इनका, मैग्नेट कुछ था, ये मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ एक लिंक को। मैं थोड़ा सा शुरू किया था, 25-27 मिनट में देखा हुआ था। And we're back in third quarter। यहाँ पे देखिए आपका 35-37 को वीडियो दिया हुआ है टोटल क्लास 11 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल बहुत सारा वीडियो है, इसमें कुछ कुछ आपका बड़ा वाला वीडियो भी है, तो वो आपका 2-4 क्लास का मार्ज होगा, उसको देख के डरने का नहीं है। ठीक है, उसको देख के नहीं डरिए, पहले शुरुआत वाला कुछ देख लीजिए। ठीक है, इसको कहाँ से शेयर किया जाए, चलो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार ग्रुप पर डाल दिया मैंने रवि जी, एक बार आप देखिएगा, मुझे लगता है खराब नहीं होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, कुछ मैंने प्रयास किया था अच्छा एग्जाम्पल वगैरह दे के समझाने का, आप लोग देखने से और अच्छा समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे ना। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द ऑथोरिटी कंपिटेंट टू सैंक्शन द राइटिंग ऑफ। राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, माफ करना, है ना। कुछ पोर्शन है, कुछ पैसा है, मान लीजिए आपका 100 रुपए का नुकसान हो गया था, है ना, और वहां पे पता नहीं चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, तो गवर्नमेंट हो सकता है क्या किया, उसको माफ कर दिया कि नहीं चलो इस पैसा को राइट ऑफ कर दो। तो बोला जा रहा है द ऑथोरिटी कंपिटेंट टू सैंक्शन द राइट ऑफ लॉसेस विल अकॉर्ड द सैंक्शन ऑफ राइट of the loss on receipt of a report from the accounting authority and account officer, है ना। तो जो हमारा अकाउंटिंग ऑथोरिटी रहेगा, यानी कि जो अकाउंट्स ऑफिसर रहेगा, उनसे रिपोर्ट मिलने के बाद ही जो अथॉरिटी कंपिटेंट है राइट ऑफ को सैंक्शन करने के लिए, वो अपना सैंक्शन देगा। ठीक है, ऑन केसेस ऑफ डिफेल्केशन ऑफ लॉसेस नॉट कवर्ड बाई एक्सेप्शन बिलो द रूल। अब इस रूल के नीचे कुछ आपका एक्सेप्शन दिया गया।
इस एक्सेप्शन वाला केस के लिए अलग से आपको भेजने का आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में आपका बताया गया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इस एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ देंगे तो जब भी हम राइट ऑफ का ऑर्डर देंगे, है ना, उस राइट ऑफ का ऑर्डर देने के लिए मेरे पास रिपोर्ट आना चाहिए अकाउंटिंग अथॉरिटी का, यानी कि जो अकाउंट्स ऑफिसर है और अकाउंटिंग अथॉरिटी है, इनका रिपोर्ट जो है हमारे पास आना चाहिए। तब उस रिपोर्ट के आधार पे मैं राइट ऑफ का ऑर्डर दूंगा। क्लियर है? अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, ए कॉपी ऑफ सैंक्शन ऑफ राइट ऑफ सच लॉसेस, जब भी कोई लॉस होगा कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो सैंक्शन किया जा रहा है राइट ऑफ, उसका एक रिपोर्ट भेजना पड़ेगा अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंटिंग अथॉरिटी जो है उनके पास एक रिपोर्ट जो है उनको भेजना रहेगा। और इस रिपोर्ट के भीतर सारा रिपोर्ट जाएगा इंक्लूडिंग पेटी केसेस कवर्ड बाय द एक्सेप्शन। यहां पे देखिए थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, है ना, आगे इसको एक बार देख लेते हैं। बोला जी पेटी केसेस किसको बोला जाएगा, यहाँ पे जो हमने बोला पेटी केसेस कवर्ड बाय द एक्सेप्शन, पेटी केसेस मींस द केसेस इन्वॉल्विंग लॉसेस नॉट एक्सीडिंग 10,000 ईच केस, है ना, हर एक केस में 10,000 से नीचे वाला लॉस जो है उसको हम लोग पेटी केस जो है ट्रीट करते हैं। दिस नीड नॉट बी, दिस नीड नॉट बी, यहां पे एक्चुअली सेंटेंस में थोड़ा सा आपका ये दिया गया है, कॉपी ऑफ सैंक्शन ऑफ द, हाँ, this need not be reported to the audit officer or account officer unless detailed investigation is required on it, है ना। यहाँ पे आपके बोला जा रहा है कि अगर पेटी केसेस है उसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है उसका ज़रूरत नहीं है, उसका अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको आपको रिपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, एक यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए। एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या बोला गया, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, पहला यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बोला जा रहा है द अथॉरिटी कंपिटेंट टू सैंक्शन द राइटिंग ऑफ लॉसेस, यहाँ पे दैट राइटिंग ऑफ के बदले आप यहाँ पे द राइटिंग ऑफ पढ़ लीजिए। द अथॉरिटी कंपिटेंट टू सैंक्शन द राइटिंग ऑफ लॉसेस विल अकॉर्ड द सैंक्शन ऑफ राइट ऑफ द लॉस ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंटिंग अथॉरिटी, है ना। तो यहाँ पे हमारा कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, मान लीजिए हमारा सुपरिटेंडेंट जो है वो हमारा कंपिटेंट अथॉरिटी है यहाँ पे राइट ऑफ को सैंक्शन करने के लिए। तो सुपरिटेंडेंट हमारा राइट ऑफ को कब सैंक्शन करेगा, जब हमारा अकाउंट्स अथॉरिटी जो रहेगा, जो हमारा अकाउंटिंग अथॉरिटी रहेगा, यानी कि जो हमारा अकाउंट्स ऑफिसर रहेंगे, वो हमको जब रिपोर्ट देंगे, सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट देंगे कि भाई चलो इसका सैंक्शन किया जा सकता है, ये हमको तुमने तुमको ये रिपोर्ट दे दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमारा जो कंपिटेंट अथॉरिटी रहेगा वो आपका राइट ऑफ को सैंक्शन करेगा। अब यहाँ पे हमारा एक बात बोला जा रहा है कि एक्सेप्शन कुछ दिया गया है इस रूल में, जिस रूल को आपको ध्यान में रखना है कि उसमें क्या बोला गया। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है ये जो रिपोर्ट के बारे में बात किया जाता है पेटी लॉस के केस में, इस एसपीओस का मतलब अकाउंटिंग अथॉरिटी या अकाउंट्स ऑफिसर का रिपोर्ट हमको नहीं चाहिए।
पेटी लॉस के केस में अलग से मान लीजिए 10,000 से नीचे वाला कोई केसेस है ना, और वहां पे किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को परमिशन दिया गया कि आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको अकाउंटिंग अथॉरिटी या अकाउंट्स ऑफिसर का, हमारा जो अकाउंट ऑफिस वगैरह रहेगा, पोस्टल ऑडिट ऑफिस वगैरह रहेगा, वहां से हमको अलग से सर्टिफिकेट लेने का आवश्यकता नहीं है। बिना उनके सर्टिफिकेट का भी वो अमाउंट का जो आपका सैंक्शन है, राइट ऑफ है, हम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहला केस आया राइट ऑफ। राइट ऑफ के लिए हमको सर्टिफिकेट चाहिए था, रिपोर्ट चाहिए था अकाउंटिंग अथॉरिटी एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या बोला गया, एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन वाला केस अगर आया तो सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन का मतलब हो गया पेटी लॉस। पेटी लॉस या पेटी केस किसको बोला जाएगा, बताइए पब्लिक चैट में। पेटी केस हम किसको बोलेंगे, अमाउंट किसके नीचे रहने पे, कौन सा अमाउंट के नीचे रहने पे हम उसको पेटी, बिलो 10,000, है ना, नॉट एक्सीडिंग नहीं बोला। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जहाँ पे हमारा एक्सेप्शन दिया गया, यहाँ पे क्या बोला गया, बिलो 10,000 नहीं बोला, यहाँ पे बोला नॉट एक्सीडिंग 10,000, है ना, मतलब 10,000 तक हम उसको ले सकते हैं। हम उसको बिलो नहीं बोलेंगे, अप टू 10,000 हम बोल सकते हैं, है ना। बात को ध्यान देना है। पेटी केसेस इज केस इन्वॉल्विंग लॉसेस नॉट एक्सीडिंग 10,000 ईच, है ना, तो 10,000 तक जो मेरा रहेगा वो मेरा पेटी केस के भीतर आ जाएगा। अब इस पेटी केस में हमारा क्या बोला गया, तो यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है इन दैट केस, इन पेटी केसेस इन्वॉल्विंग लॉसेस नॉट एक्सीडिंग 10,000 नॉट, it need not be reported to the audit officer और अकाउंटिंग ऑफिसर। यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर या अकाउंटिंग ऑफिसर के पास हमको रिपोर्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। बट इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। ये तो गया पहला एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आया सेकेंड एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, बोला जी अगर कोई ऐसा केस है जहां पे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का आवश्यकता है, मान लीजिए 5,000 का ही गड़बड़ है, घोटाला है, बट उसके लिए मुझे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो वो वाला केस इसके भीतर आपका कवर्ड नहीं होगा। उस जगह पे 10,000 के नीचे है तो हम उसको पेटी केस ही मान रहे हैं, बट यहां पे द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। यहां पे ऑडिट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर जो रहेंगे उनके पास हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, इवन इफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹10,000। तो इसके इस बात को भी हमको ध्यान रखना है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरी है, द मैटर शेल बी रिपोर्टेड टू द ऑडिट ऑफिसर और अकाउंटिंग अथॉरिटी, उनके पास इस मैटर को रिपोर्ट किया जाएगा। अब नॉर्मल केसेस में मैंने क्या देखा कि 10,000 तक का अगर फ्रॉड रहता है, पेटी केस मान लीजिए रहता है, तो इसको बोला गया ऑडिट ऑफिस या अकाउंट ऑफिसर के पास हमको भेजने का आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है, पर हमको एक हाफ ईयरली स्टेटमेंट भेजना रहता है। यहाँ पे रिपोर्ट नीड नॉट बी सेंड इन इंडिविजुअल केस। यहाँ पे इंडिविजुअल केस के लिए रिपोर्ट नहीं भेजना है, बट आपको हर हाफ ईयर में 6 महीने में एक बार आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉस भेजना रहेगा, है ना, कि ये लास्ट 6 महीने में हमारा टोटल इतना लॉस हुआ था जो आपका पेटी केसेस वगैरह के भीतर आ रहा था, with comments in respect of such cases which are not reported to the audit, है ना, जिसको हमने ऑडिट के लिए रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो पेटी केस था, उसको भी हमको क्या करना है, उसका हाफ ईयरली स्टेटमेंट बना के हमको भेजना रहेगा ऑडिट ऑफिस के पास। क्लियर है, ये वाला याद रहेगा, यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए हमको दोबारा एक रूल नंबर 51 पे एक पॉइंट हम लोग पढ़े हुए थे कि रिपोर्ट ऑफ लॉसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शुड बी सबमिटेड टू द अकाउंट ऑफिस एनुअली ऑन विच डेट, कौन सा तारीख को भेजना था, लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो रिपोर्ट है कौन सा तारीख के भीतर भेजना था, कौन सा तारीख में भेजना था, 15 तारीख को भेजना था। अच्छा, पेटी लॉस का रिपोर्ट, पेटी लॉस का रिपोर्ट हमको कितने दिन में भेजना है, याद रहेगा, पेटी लॉस का जो रिपोर्ट है इसको हमको कितने दिन में भेजना है,
अभी हम लोग देखा ना पेटी लॉस वाला जो केसेस है, जो आपका रिपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको हाफ ईयरली रहेगा, उसको 6 महीने में एक बार आपको भेजना रहेगा कि हाँ पिछले 6 महीने में ये हुआ था जिसका रिपोर्ट मैंने आपके पास नहीं भेजा था, तो ये मैं चलो रिपोर्ट आपके पास भेज रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पेटी लॉस कौन सा अमाउंट, कहाँ तक, कौन सा अमाउंट तक के लॉसेस को हम लोग पेटी लॉस के भीतर ट्रीट करेंगे? चलिए 52 में बताया गया अप टू ₹10,000 है ना। देखिए ये आप अच्छा पेटी लॉस के बारे में कौन सा रूल में, पेटी लॉस के बारे में यहाँ पे कौन सा रूल में बताया गया है ना। यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे थे रूल 52 जो है इसमें आपका पेटी लॉस के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं रूल नंबर 54। क्या बोला गया? बोला जी ने लॉस और डिफिशियंसी concerning building, land, stores and equipment not needed immediate use or in the accounts should be recorded under suspend head pending द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि रूल 54 जो है ये हमको किसके बारे में बताता है? ये हमको बताता है बिल्डिंग के बारे में, लैंड के बारे में, हमारा जो डिफरेंट स्टोर्स है उसके बारे में, और डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में हमको बताता है ना। अब ये जो बिल्डिंग, लैंड, स्टोर्स और इक्विपमेंट्स है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का लॉस हो जाता है, डिफिशियंसी होता है ना, कोई हमको इन्वेस्टिगेशन का आवश्यकता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा हेड में? तो इसको सस्पेंस हेड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा केसेस बोला गया? तो बोला जा रहा है ऐसा आइटम जिसके लिए आपको इमीडिएट यूज नहीं करना पड़ेगा, जिस आइटम को आपको इमीडिएट यूज नहीं करना पड़ेगा, जिसका अकाउंटिंग आपको तुरंत नहीं करना है, ऐसा आइटम को हमको कहाँ पे डालना है, कौन सा हेड में डालना है? इसको हमको सस्पेंस हेड में डालना है ना, सस्पेंस हेड में डालना है। और कब तक रहेगा सस्पेंस हेड में? जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको सस्पेंस हेड में रखेंगे। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि बिल्डिंग, लैंड, स्टोर्स, इक्विपमेंट, इन सब के अगर लॉस हो जाता है, इस सबका जो लॉस हो जाता है उसके बारे में कौन सा फिनेंशियल हैंडबुक के कौन से रूल में आपका बताया गया? बिल्डिंग, लैंड, स्टोर्स, इक्विपमेंट, इन सब के बारे में 54 में मेरा बताया गया। और ये सब आइटम अगर इमीडिएट यूज नहीं होता है, ये सब आइटम अगर इमीडिएट यूज नहीं होता है, अगर इमीडिएटली उसको हमको अकाउंट फॉर नहीं करना है, तो कौन सा हेड में हम लोग उसको डालते हैं? कौन सा हेड में हम उसको डालते हैं? आपको मान लीजिए ऐसा दे दिया माइनर हेड, मेजर हेड, सस्पेंस हेड, है ना, तो हमको याद रखना है इसको सस्पेंस हेड में रखना है, इसको सस्पेंस SUSPENSE सस्पेंस हेड में हमको रखना है। और कब तक हमको रखना है ना, तो यहाँ पे आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है सस्पेंड हेड में आप कब तक रखेंगे? तो याद रखना है टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हमको सस्पेंस हेड में रखना है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक बिल्डिंग का, लैंड का कोई आपका लॉस हुआ है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा आपको पता कैसे चलेगा भाई कितने का लॉस हुआ, कितने का घोटाला हुआ, कितने का गड़बड़ हुआ? जिस कारण से हमने क्या किया, इसको सस्पेंस हेड में रख दिया कि चलो बाद में देखेंगे तुमको, है ना। तो इस कारण से जब तक इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाएगा, हमारे पास डेफिनिट आइडिया मिल गया कि भाई चलो 5 लाख का या 5 करोड़ का हमारा गड़बड़ हुआ है, तो उस 5 करोड़ को हम उस टाइम पे अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर कर देंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग रूल 54 में। रूल 54 हमको क्या बताता है? रूल 54 हमको बताता है मनी और स्टैम्प्स लॉस्ट और स्टोलन। अगर हमारा कोई पैसा खो जाता है, हमारा स्टैम्प चोरी हो जाता है ना, या खो जाता है, तो उस जगह पे क्या होगा? तो बोला जी मनी और स्टैम्प्स लॉस्ट और स्टोलन फ्रॉम कैश बैलेंस। हमारे पोस्ट ऑफिस का मनी और स्टैम्प दोनों को मिला के भी हम लोग क्या करते थे, कैश बैलेंस मानते थे। अभी हालांकि आज के समय पे हम लोग उसको अलग अलग से दिखाते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे हम उसको ट्रीट कर रहे हैं कैसे, उसको एज कैश बैलेंस में ट्रीट कर रहा हूँ। तो बोला जी मनी और स्टैम्प्स विच हैज़ बीन लॉस्ट फ्रॉम द कैश बैलेंस
द रेमिटेंसेस इन ट्रांजिट और परमानेंट एडवांसेस शुड बी चार्ज्ड इन द अकाउंट्स इमीडिएटली द लॉस और डिफेल्केशन इज डिस्कवर्ड। तो जब मेरा ये लॉस कितना हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन कितने का हुआ है, जब ये मेरा डिफर्केशन, ये मेरा आपका आइडिया मिल गया इस बारे में, तो तुरंत हमको क्या करना है, उसको चार्ज कर देना है। ठीक है, तो पैसा मेरा खो गया, स्टैंप मेरा खो गया, यहाँ पे हमारे पास जब भी आइडिया मिल जाएगा और अमाउंट हमको मिल गया भाई कितने का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो हमको तुरंत क्या करना है, तुरंत हमको उसको चार्ज करना है ना। अब चार्ज कैसे करेंगे, कौन सा हेड में करेंगे, ये आपके एग्जाम पे सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले तो आपको याद रखना है मनी और स्टैंप लॉस, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, रूल 55 में बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर मनी स्टैंप लॉस हो गया, कैश बैलेंस से खो गया, है ना, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, उसको इमीडिएटली चार्ज करेंगे। और चार्ज कैसे करेंगे, तो बोला जा रहा है डिफल्केशन ऑफ लॉसेस शुड फर्स्ट बी चार्ज्ड directly to the postal advances, रेलवे मेल सर्विस, रेल मेल सर्विस एंड अदर अकाउंट्स। इसका जो मेजर हेड है 8553, इसका जो मेजर हेड है इसको आपको याद रखना रहेगा। ये आपको आगे हम लोग चैप्टर 3 में जब आएंगे तो बहुत सारा मेजर हेड के बारे में देखेंगे, उसका 4 डिजिट का जो नंबर रहता है उस नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे, और यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है। ये पूछा जाने का बड़ा तगड़ा चांस है कि अगर मान लीजिए पैसा या स्टैंप अगर लॉस हो गया, हम पहला इसको कौन सा हेड में चार्ज करेंगे, तो इसको हम एक मेजर हेड में चार्ज करेंगे, मेजर हेड में चार्ज करेंगे। 8553 वाला को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट एंड एडवांस, इसको हम लोग डिपॉजिट और एडवांस वाला हेड भी बोलते हैं, है ना। तो पोस्टल एडवांसेस, ये आपका देखिए एडवांस रखा गया, एंड अदर अकाउंट्स मेजर हेड कितना है 8553, और एडवांस एंड रिकवरीज, इसके भीतर हम उनको शो करेंगे, एडवांस एंड रिकवरीज के भीतर हम लोग इसको शो करेंगे, डेबिट या क्रेडिट एंट्री में हम लोग इसको शो करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो कौन सा हेड में दिखाएंगे, हमारा अगर अमाउंट खो गया, मैंने लॉस हो गया, स्टैम्प खो गया, कौन सा हेड में हम उसको डालेंगे, 8553, 8553, याद रहेगा ना, 8553। देखिए आगे आपको कुछ हेड है जिसको याद रखना है, तो मैं उसको देखता हूँ। अगर फॉर्मूला तो इसका कुछ मेरे नज़र में अभी तक आ नहीं रहा है, पर अगर कोई आता है याद रखने वाला तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक दो मेजर हेड आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ठीक है, पिछले बार कौन सा पूछा था, किसी को याद है, पिछले बार कौन सा पूछा हुआ था, रवि जी, मेजर हेड पूछा गया था ना, कौन सा वाला पूछा था, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट। कितना होगा रेवेन्यू रिसिप्ट का बताइए। 3201 वाला, एक रिसिप्ट वाला दो पूछा था, अच्छा 3201 और एक और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कुछ आपका पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका एक दो आपका तो एक तो पूछेगा। मिनिमम पूछता ही है, हाँ एक हाँ तो हाँ मिनिमम पूछता ही है। हाँ, तो ये आपका मोटा मोटी मान लीजिए 15-20 गो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके भीतर से एक आपका एक दो आपका पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत, इसीलिए हम लोग मेहनत शुरू शुरू से शुरू किए हैं, ताकि आप लोगों को हम एक काम करेंगे, अगला दिन आपको इसको याद करने के लिए भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट वाला या जो भी हमारा मेजर हेड रहेगा, आपको कुछ मेजर हेड का जो इम्पोर्टेंट हेड्स है उसको आपको एक लिख के आपके टेबल के सामने लगा के रखना है, और उसको शुरू में उठ के रोज दिन सुबह, जैसे हम लोग कभी कभी उठ के भगवान का नाम करते हैं, बचपन में मेरा माँ कराती थी, तो आपको उठ के ही पहले वही काम करना है कि एक बार देख लो, है ना, क्योंकि 2 नंबर हो सकता है वहाँ पे आपका लटका हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस आया डिफेल्केशन ऑफ लॉसेस। ये देखिए, अभी हमको जितना हमको लग रहा है ये अगले साल का जो एग्ज़ाम रहेगा ना उसका सस्पेक्टेड सवाल है ना। ये आपका 2 मार्क्स मैं बताने जा रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, चोरी चोरी चुपके चुपके। ठीक है, ये आपका अगले साल पूछा जाने वाला है मेरे हिसाब से, नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं है, मैं मेरा एजम्पशन नॉर्मली गलत होता है, बट हमको याद रखना है डिफेल्केशन ऑफ लॉसेस जो होता है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, उसको हम लोग एडवांस एज रिकवरीज के भीतर दिखाते हैं।
है ना, उसको हम लोग एडवांस एंड रिकवरी जो है उसके भीतर हम लोग दिखा रहे हैं। और कहाँ पे दिखा रहे हैं, तो 8553 के भीतर हम दिखा रहे हैं। और एंट्री जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री यहाँ पे आपका दिया गया है ना, कि आपका ये पैसा, देखिए अब इस हेड में क्या है, पैसा जा भी सकता है, पैसा आ भी सकता है ना। तो इस कारण से यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका रखा गया है ना, कि पैसा आ रहा है इस हेड में या पैसा जा रहा है। अब इस डेबिट और क्रेडिट के भीतर आपका एंट्री कौन सा होगा, इसके लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, जिसको आपको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री बोला जाता है ना, डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम में कितने प्रकार का अकाउंट होता है, कोई हमको बताइएगा। हो सकता है ना, ये चलिए एक आपका हो सकता है डबल ओ एग्जाम के लिए भी एक सवाल हो सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम में कितने प्रकार का अकाउंट होता है, उस अकाउंट का गोल्डन रूल या थंब रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और उसका उदाहरण के माध्यम से आप समझाइए। 3 प्रकार का डबल एंट्री सिस्टम होता है। कौन कौन बताएगा, कौन बताएगा हमको। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है 2 नहीं होता है किशोर जी, 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, एक होता है नॉमिनल, हाँ, एक होता है रियल अकाउंट्स, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 प्रकार का आपका अकाउंटिंग होता है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के लिए अलग अलग आपका कंडीशन आता है कि उसमें आपका डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस में एक खाता है, उसको कौन सा, किस प्रकार का अकाउंट आप ट्रीट करिएगा। आपके पोस्ट ऑफिस में खाता है किसी व्यक्ति का, या फिर मान लीजिए पोस्ट मास्टर का जो अकाउंट है ना, हम लोग इसको किस अकाउंट के डालेंगे, इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, किसी भी व्यक्ति का खाता पोस्ट ऑफिस में है। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोला जाता है, तो आपके ऑफिस में बहुत सारा फर्नीचर है, कंप्यूटर है, इन सबको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, जैसे आपको सैलरी पे करना रहता है, रेंट पे करना रहता है ना, इस प्रकार का जो आपका रिकरिंग या नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर या इनकम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे 3 प्रकार के भीतर थंब रूल 3 दिया गया। जैसे आपका पर्सनल के केस में क्या बोला गया, डेबिट द रिसीवर एंड CIEVER, रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। पर्सनल अकाउंट के केस में क्या बोला जाता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट में डालो, और जो क्रेडिट कर रहा है, जो दे रहा है, गिवर है, उसको आप क्रेडिट में डालो। जैसे मान लीजिए आपके पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स खाता है, ठीक है, आपके पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स खाता है, तो आपने सेविंग्स खाता में पैसा डाला, तो यहाँ पे आप कौन हो, आप रिसीवर हो या फिर आप गिवर हो, है ना। आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो तो आप गिवर हो, तो आपको क्या किया जाएगा, आपका जो सेविंग्स खाता होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसको क्रेडिट करेंगे, है ना। और पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है, उस जगह पे मान लीजिए हम पैसा कहाँ दे रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं पॉज कैश में, है ना। पैसा हम कहाँ दे रहे हैं, पॉज कैश में दे रहे हैं। अब ये पॉज कैश में क्या हुआ, पैसा रिसीव हुआ, है ना, तो ये पॉज कैश वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डेबिट, है ना। तो पर्सनल अकाउंट के केस में ऐसा ही होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके बाद एक आता है रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट, जैसे हम लोग एग्जांपल क्या लिए थे, जैसे मान लीजिए फर्नीचर, अरे हमारा स्पेलिंग का भी ना एकदम, फर्नीचर। अच्छा मान लीजिए कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर परचेज किया अपने ऑफिस के लिए, है ना, कुछ फर्नीचर, अलमीरा खरीदा, तो ये वाला जो फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये हो जाता है आपका रियल अकाउंट के भीतर ट्रीट होता है। अब यहाँ पे थंब रूल क्या है, यहाँ पे बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। जो हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट में डालेंगे, जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। याद रहेगा। तो अब मान लीजिए हमने एक कंप्यूटर को परचेज किया, मेरे पास एक कंप्यूटर आ गया, तो ये जो मेरा कंप्यूटर है वो किस में आ जाएगा, ये मेरा डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास
आया हुआ है ना, इस तरीके से याद रखना है। फिर आपका एक आ जाता है नॉमिनल अकाउंट, एक आ जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया गया था, जितना हमको याद आ रहा है एक्सपेंसेस वाला था। चलिए हम इतना भूल जाते हैं ना, CSI मटेरियल, चलिए लास्ट दिन हम इसको खोल के रखे हुए थे, हम सोच रहे थे कि आप लोगों को एक बार, चलिए 1 मिनट वेट करिए। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, फिर हमने रियल अकाउंट देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोड आउट, और आपका नॉमिनल में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, जो भी आपका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस है, एसेट है, उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है ना, और जो आपका इनकम है उसको आपको क्रेडिट में डालना है। तो ये यही 3 फॉर्मूला है, 3 रूल है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अगर क्वेश्चन आसान होगा, मुश्किल होगा तो पूछेगा कि नहीं पूछेगा गारंटी नहीं है, पर अगर क्वेश्चन आसान होगा तो ये जरूर आपसे पूछ सकता है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, ये 3 प्रकार का अकाउंटिंग होता है और ये होता है उसका गोल्डन रूल। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं करिएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए, अच्छा ये हटा देते हैं ना, क्योंकि ये हटा देंगे तभी आप लोग भूल जाइएगा कि हम बोले थे ये वाला सवाल पूछेगा। बट 8553 याद रखना है कि आपका जब भी कोई लॉस होता है, डिफेल्केशन का केसेस आता है, तो हम लोग उसको जिस हेड में डालते हैं, कौन सा हेड में चार्ज करते हैं, तो आपका 8553 में हम लोग उसको चार्ज करते हैं एडवांस और रिकवरीज के भीतर। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए अब मान लीजिए आप काउंटर पे बैठे हुए हैं, आपके पास कोई जाली नोट लेके आ गया, है ना, और जाली नोट आपने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो बोला जा रहा है द एक्सेप्टेंस ऑफ काउंटर फीट कॉइन्स और नोट शैल बी रिगार्डेड एज लॉस ऑफ कैश, है ना, आपके पास पैसा तो है, नोट तो है, बट उसका वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू 0 है, तो जिस कारण से उसको भी हम लोग लॉस ऑफ कैश ही मानेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काउंटर फीट नोट या कॉइन जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वेदर इट इज ट्रीटेड एज लॉस ऑफ कैश और नॉट, तो हमको याद रखना है कि इसको भी हम लोग लॉस ऑफ कैश ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग कुछ गवर्नमेंट डिसीजन के भीतर क्या बोला गया। अब यहां से देखिए, इस गवर्नमेंट डिसीजन से एक सवाल तो आपको 100% पूछा जाएगा, है ना। आगे हम लोग आते हैं, क्या बोला जा रहा है, एडिशनल एक्शन टू बी टेकन बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर इन केसेस इन्वॉल्विंग मटेरियल लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ फायर, है ना, ये पुष्पा है, फायर है, ठीक है, फ्लावर नहीं है। तो ये पुष्पा के द्वारा, मतलब फायर के द्वारा और थेफ्ट के द्वारा, चोरी के दौरान अगर कोई लॉस होता है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट क्या अलग एक्शन लेता है, क्या नेसेसरी और एक्शन लेता है, उसके बारे में गाइडलाइंस जीआईडी के माध्यम से दिया गया। बोला गया व्हेन द मटेरियल लॉसेस ड्यू टू सस्पेक्टेड थेफ्ट, फ्रॉड, फायर एटसेट्रा occur in any office or installation, such cases should invariably be reported to the पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। इनवेरिएबल का मतलब होता है इन एवरी सर्कमस्टेंस, हर एक केस में चाहे जो भी हो जाए आपको रिपोर्ट करना ही करना है। तो बोला जाए व्हेन द मटेरियल लॉस, अगर कोई मटेरियल लॉस होता है किस कारण से, ड्यू टू थेफ्ट, फ्रॉड और फायर। अब यहाँ पे ना एक बात को आपको और समझना है, इस मटेरियल लॉस का मतलब किसी मटेरियल, जितना हमको पढ़ के समझ में आया मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कि ये मटेरियल लॉस का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल का लॉस हो गया। आप लोग एक टर्म सुने होंगे, आप लोग अगर हमारे साथ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 पढ़े होंगे, याद करके देखिए, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 में हम लोग एक टर्म यूज किए हुए थे, मटेरियल विटनेस। याद है कि मान लीजिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर मटेरियल विटनेस होता है, तो वो क्या नहीं करेगा, वो मान लीजिए आपका इंस्पेक्शन उनको करना नहीं, इन्वेस्टिगेशन उनको नहीं करना चाहिए, उस केस में आपका एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट है। याद है मटेरियल विटनेस, किसी को याद है या नहीं बताइए,
जो लोग क्लास किए हुए थे विजिलेंस, जो हमारा वॉल्यूम 3 वाला या फिर सीसीए वाला, मैटेरियल विटनेस बोला जाता है, याद है? तो मैटेरियल विटनेस क्यों बोला जाता है? वो आदमी कोई मैटेरियल है क्या? वो आदमी मैटेरियल है, उसलिए हम उसको मैटेरियल नहीं बोलते हैं। मैटेरियल का अगर आप मीनिंग देखिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाइएगा या फिर आप गूगल सर्च करके भी देखिएगा, मैटेरियल का एक मतलब होता है सिग्निफिकेंट। मैटेरियल का एक मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैटेरियल विटनेस हम किसको बोलते हैं? ऐसा विटनेस जिनके गवाह के आधार पे द केस इज प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, है ना, ये डिपेंड करता है। जहां पे सुपरिटेंडेंट के गवाह के ऊपर ही डिपेंड करेगा केस प्रूव्ड है या फिर नॉट प्रूव्ड है, वहां पे हम सुपरिटेंडेंट को बोलेंगे मैटेरियल विटनेस। मतलब मैटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मैटेरियल लॉस का मतलब ये मैटेरियल का लॉस नहीं है, सिग्निफिकेंट लॉस, जहां पे कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है। किस लिए? ड्यू टू सस्पेक्टेड थेफ्ट, फ्रॉड और फायर, चोरी के कारण से, फ्रॉड के कारण से या फिर आग के कारण से सिग्निफिकेंट अमाउंट का लॉस हुआ है, उस जगह पे हमको पुलिस को ये मैटर इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, इनवेरिएबली इन एवरी सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो मैटेरियल हम बात कर रहे थे ना, कौन सा केसेस होगा जिसको हम मैटेरियल लॉस बोलेंगे, तो उसको देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? बोला कि ऑल लॉसेस एक्सेप्ट द लॉसेस ड्यू टू सस्पेक्टेड सैबोटेज ऑफ assessed value ₹50,000 एंड मोर शैल बी रिगार्डेड एज मैटेरियल। तो सिग्निफिकेंट लॉस हम कब बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो अगर अगर 50,000 से ज्यादा हो जाता है ना, ऑल लॉसेस एक्सेप्टिंग लॉसेस ड्यू टू सस्पेक्टेड सैबोटेज ऑफ एसेस्ड वैल्यू, तो कोई भी लॉस है ना, एक्सेप्ट द लॉसेस ड्यू टू सस्पेक्टेड सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। जहां पे मान लीजिए तोड़फोड़ किया, बहुत सारा तोड़फोड़ कर दिया और उस तोड़फोड़ से 50,000 से ज्यादा किसी का नुकसान हो गया, तो ये 50,000 से ज्यादा अगर मेरा तोड़फोड़ से नुकसान हो जाता है तो इसको भी हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैटेरियल। मैटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट, कि भाई 50,000 से ज्यादा हो गया मतलब भारी नुकसान हो गया, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट का लॉस यहाँ पे मेरा हुआ है, तो इसको हमको क्या करना रहता है? इसको हमको रिपोर्ट करना रहेगा। तो बोला जी ऑल केसेस ऑफ सस्पेक्टेड सैबोटेज शैल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस प्रॉम्प्टली इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉस इन्वॉल्व। तो जो भी हमारा अगर सैबोटेज हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, तो कितने का तोड़फोड़ हुआ है हमको देखना नहीं है, हमको क्या करना है? पुलिस के पास उस मैटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन। अब बोला गया कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आपका डिस्क्रिशन दिया गया। क्या डिस्क्रिशन दिया गया? बोला गया टू एक्सरसाइज एंड डिटरमाइन एट व्हाट स्टेज द रिपोर्ट शुड बी सेंड टू द पुलिस। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी दिया गया कि वो डिसाइड कर सकता है कौन सा समय पे, कौन सा स्टेज पे वो इस मैटर को पुलिस के पास इंफॉर्म करेगा। देखिए यहां पे ये नहीं बोला गया पुलिस को इन्फॉर्म करना है या नहीं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कौन सा स्टेज में करना है उसका डिस्क्रिप्शन दिया। मतलब रिपोर्ट तो आपको करना ही है, बट कब करना है ये मैटर जो है आपका डिस्क्रिप्शन है। ये बात हमारा यहाँ पे आपका बताया गया, इसको हमको याद रखना रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है? अब देखिए पुलिस के पास जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हमको एक और गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया, बोला गया कि आपको उनको हमेशा मदद करना है, उनको इन्वेस्टिगेशन में मदद करना है। द ऑन्स द मैटर इज रिपोर्टेड टू द पुलिस ऑथोरिटीज ऑल कंसर्न शुड असिस्ट द पुलिस इन देयर इन्वेस्टिगेशन। तो हमको क्या करना है? पुलिस को हर एस्पेक्ट में मदद करना रहेगा ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को जो है स्मूथली चला पाए। ए फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द पुलिस ऑथोरिटीज। देखिए ये भी बात बताया गया कि पुलिस खाली इन्वेस्ट किया चला गया नहीं, आपको पुलिस ऑफिसर से क्या करना है? इस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी लेना है।
ए फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पुलिस ऑथोरिटीज इन ऑल केसेस विच आर रिफर्ड टू देम। जब भी हम पुलिस ऑफिसर के पास कोई रिपोर्ट करेंगे तो उनसे भी आपका एक रिपोर्ट का कॉपी लेना रहेगा कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा निकला, ये बात उनको बताना पड़ेगा, उनसे हमको लेना पड़ेगा। अब मॉनिटरी लिमिट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, मतलब किसी जगह पे लॉस फ्रॉड का केस हुआ है ना, किसी जगह पे आपका क्या हुआ है, लॉस फ्रॉड का केस हुआ है। अब उस लॉस फ्रॉड का केस अगर हो जाता है तो उस जगह पे हमको कौन सा केस है जो आईपी इंस्पेक्शन करेगा, कौन सा केस है जो आपका एएसपी इंस्पेक्शन करेगा, कौन सा केस है जहां पे इन्वेस्टिगेशन जो है एडी के द्वारा होगा, इसके बारे में 23/9/2021 में एक आपका ऑर्डर आया हुआ था, है ना, जो आपका लागू कब से हुआ, 23/9/2021 से वो आपका लागू हुआ था। अब इसको ये लिमिट जो है हमको याद रखना रहेगा, 2 नंबर 100% आपका इस जगह से पूछा जाने वाला है, तो इस चार्ट को भूलना नहीं है, भले ही आप कुछ भी भूल जाए, इस चार्ट को आपको भूलना नहीं है, इसको आपको याद रखना रहेगा। क्या क्या बताया गया, देखिए लाल इंक से दिखाई दे रहा है, इसको मतलब डेंजर वाला साइन है, याद रखना ही रखना है। तो ये आपका लिमिट जो है प्रेजेंट लिमिट था, ये लिमिट अभी हट गया, तो इसको हमको याद रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम कौन सा याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो देखिए आईपी एंड एएसपी, आईपी एंड एएसपी के लिए मतलब आप कुछ दिन बाद जो बनने वाले हैं उसके लिए क्या लिमिट रखा गया, यहाँ पे बोला गया 2 लाख कर दिया गया। पहले 1 लाख हुआ करता था, अभी 2 लाख कर दिया गया। फिर डिविजनल हेड, चीफ पोस्टमास्टर, सीनियर पोस्टमास्टर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मुंबई एंड कोलकाता जीपीओ, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ एचओ जीपीओ, है ना, एचओ और जीपीओ का जो आपका मान लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर का इक्विवेलेंट जो ऑफिसर उसमें रहेंगे, है ना, जहाँ पे हमारा चीफ पोस्टमास्टर अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए लिमिट क्या दिया गया, 2 लाख से, ये बेसिकली होना चाहिए 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक, होना चाहिए 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक, है ना। तो ये हमारा लिमिट दिया गया, डिविजनल हेड, चीफ पोस्टमास्टर, सीनियर पोस्टमास्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडी, है ना, तो इन लोगों के लिए लिमिट दिया गया 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक। आईपीएसपी के लिए अप टू ₹2 लाख, डिविजनल हेड वगैरह के लिए 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक। और आप जब आ जाइएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सर्किल एंड रीजियनल ऑफिस, सर्किल और रीजियनल ऑफिस का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एचओ और जीपीओ में असिस्टेंट डायरेक्टर का इक्विवेलेंट जो भी लोग रहेंगे उनके लिए लिमिट है 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक। बट यही असिस्टेंट डायरेक्टर अगर सर्किल में रहेंगे या रीजियनल ऑफिस में रहेंगे, है ना, तो उनके केस में या फिर एपीएमजी जो रहेंगे उनके केस में लिमिट है 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, ठीक है। और डीपीएस एंड एबोव उनके लिए आपका लिमिट क्या दिया गया, एबोव ₹10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा जो है उनके लिए लिमिट है। क्लियर है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, हम पेज चेंज कर लेते हैं। आप बताइए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एएसपी लिमिट कितना रहेगा, चलिए सीताराम ने बताया, रवि, सची, परवीन, आशीष, बाकी लोग, रमिया, अनिल, फटाफट से जवाब दीजिए। निशा, देवेंद्र जी पिटाई खाइएगा। 2 लाख से 5 लाख तो आईपीएसपी के लिए नहीं है ना, आईपीएसपी के लिए कितना तक है, अप टू ₹2 लाख है ना, अप टू ₹2 लाख। वेरी गुड लक्ष्मी जी, किशोर, विशाल, याद रहेगा ना, आपका 2 लाख तक है आईपीएसपी के लिए, ठीक है। अब 2 लाख से ज़्यादा कौन करेगा, तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के पास चला जाएगा, है ना। हम लोग अगर डिविजनल हेड बोलेंगे, एसपी या एसएसपी, आपका सीनियर पोस्ट मास्टर, है ना, चीफ पोस्ट मास्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात होगा, आपका एसएसपी के लिए लिमिट क्या रहेगा, एसएसपी के लिए लिमिट क्या रहेगा, 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक या 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक, बताइए। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान देते हैं
तो आपका एसएसपी के लिए अलग से लिमिट नहीं दिया गया। यहाँ पे बोला गया डिविजनल हेड। यहाँ पे देखिए हम लोग जब देखे थे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था डिविजनल हेड, है ना। अब ये डिविजनल हेड के भीतर आपका एसपी भी आ जाएंगे, एसएसपी भी आ जाएंगे, दोनों कवर हो जाएगा। तो चाहे डिविजनल हेड ग्रुप ए का हो चाहे ग्रुप बी का हो, दोनों केस में उनका लिमिट हम लोग रखेंगे ग्रेटर देन ₹2 लाख अप टू ₹5 लाख। ठीक है सची, याद रहेगा? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि ये आपका कंफ्लिक्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है। और नॉर्मली आपको लगेगा एसएसपी वाला है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अगर अगर वही एसएसपी अगर वो आपका रीजन में एपीएमजी चला रीच है जाता तो? है, एपीएमजी हो जाता मान लीजिए, तो वहां पे उनके लिए आपका 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है, मतलब सुपरिटेंडेंट रैंक का ही है ना। अब इनके लिए लिमिट क्या कर दिया, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तब कब, अगर ये असिस्टेंट डायरेक्टर आपका सर्कल या रीजन में काम करता है। तो इसको ध्यान देना है, असिस्टेंट डायरेक्टर काम कहाँ कर रहा है उसके साथ उनका लिमिट जो है डिपेंड करेगा। अगर सर्कल में या रीजन में काम कर रहा है तो 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक। अगर वो एचओ जीपीओ ये सब जगह पे या उस लेवल पे एडी रैंक का कोई आपका ऑफिसर है तो उनके लिए आपका लिमिट हो जाएगा 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। डीपीएस एंड अबव हम लोग ऑलरेडी देख लिए, 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक। यहाँ से एक सवाल हमको एग्जाम पे पूछ सकता है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देवी और सजनों। आगे क्या बताया गया, चलिए अब बोला गया ये जो लिमिट है, बोला गया दिस लिमिट वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग तरीके से, कितना शानदार तरीके से यहाँ पे आपका बताया गया है ना, कितना शानदार तरीके से बताया गया। देखिए बोला गया दिस लिमिट, ये जो हम लोग लिमिट देख रहे थे ना, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉस एंड फ्रॉड। ये आपका लॉस एंड फ्रॉड का प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर बेस है ना। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है एंड पेनल इंटरेस्ट है, दिस विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस मॉनिटरी लिमिट। ये हमारा जो इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट मिला है ना, या नॉर्मल इंटरेस्ट मिला है, वो इसका पार्ट नहीं होगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा लॉस या फ्रॉड हुआ था, है ना, इंक्लूडिंग टेम्पोररी मिसअप्रोप्रिएशन, ये भी इसके भीतर इंक्लूडेड है। टेम्पोररी मिसअप्रोप्रिएशन हम किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? टेम्पोररी मिसअप्रोप्रिएशन मतलब मान लीजिए जैसे आरडी के केस में खास करके बीपीएम के भीतर एक टेंडेंसी देखिएगा, 2 तारीख को कस्टमर आया, पैसा दे के गया और बीपीएम ने अपने जेब पे रख लिया, 15 तारीख को उस पैसे को जमा कर दिया, या फिर मान लीजिए महीने के लास्ट तक करना है तो 30 तारीख को जमा कर दिया। अब देखिए उनको तो कोई नुकसान नहीं है कस्टमर को, क्योंकि उनका पैसा तो आ गया था, है ना। बट इट इज ट्रीटेड एज टेम्पोररी मिसअप्रोप्रिएशन, जहाँ पे कंप्लीट मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हुआ, गबन नहीं हुआ, पर फॉर सम पीरियड ये टेम्पोररी मिसअप्रोप्रिएशन हुआ था। तो हमारा याद रखना है कि ये जो हमारा लिमिट है, प्रिंसिपल अमाउंट, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉस एंड फ्रॉड, जिसके भीतर टेम्पोररी मिसअप्रोप्रिएशन इंक्लूडेड है, वो शामिल है। ठीक है, बट इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस मॉनिटरी लिमिट, इसको भी हमको याद रखना रहेगा। अगला पॉइंट क्या बताया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया फर्दर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल लॉस और फ्रॉड एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 5 लाख शैल बी कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड टू एडीजी इन्वेस्टिगेशन, है ना, बाय द सर्किल एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो जब भी कोई लॉस एंड फ्रॉड का केस रहेगा जिसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है 5 लाख एक्सीड कर जाएगा, जो भी कोई लॉस एंड फ्रॉड का केस रहेगा जो 5 लाख एक्सीड कर जाएगा। अब हमने क्या देखा, 5 लाख अगर एक्सीड कर जाता है, 5 लाख अगर एक्सीड कर जाता है तो सर्किल ऑफिस में या रीजन ऑफिस में जो असिस्टेंट डायरेक्टर या एपीएमजी सर्किल ऑफिस का रहेंगे, रीजन ऑफिस का रहेंगे, वो आपका कैपेबल है उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए। बट फिर भी बोला गया आप कैपेबल हो, अच्छी बात है, आप इंस्पेक्शन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, बट द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू एट एडीजी इन्वेस्टिगेशन। इसको किसके पास आपको रिपोर्ट करना है, एडीजी इन्वेस्टिगेशन, एडीजी इन्वेस्टिगेशन के पास आपको रिपोर्ट करना रहेगा। ये सवाल भी एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि 5 लाख से ज़्यादा अगर होगा तो किसके पास हमको रिपोर्ट करना रहेगा इमीडिएटली, है ना, एट फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जब ये घटना हुआ तुरंत आपको बता देना है।
है ना, ऐसा नहीं कि बाद में बताएंगे। तो उसको एडीजी किसके पास इन्वेस्ट बताना है बताइए, खाली एडीजी नहीं प्रवीण जी, खाली एडीजी नहीं बोलना है, हजार मतलब सैकड़ों आपका एडीजी रहेंगे। कौन सा एडीजी को बताना है, जो एडीजी इन्वेस्टिगेशन है उनको बताना है। तो आपको ये ध्यान देना है। आपको हो सकता है एग्जाम पे ऑप्शन दे देगा एडीजी के साथ एक विजिलेंस जोड़ दिया, है ना, एक आपका दूसरा कुछ जोड़ दिया, तो आपको याद रखना है एडीजी इन्वेस्टिगेशन को बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये काम कौन करेगा, तो जिस सर्किल के अंडर में आता है उस सर्किल का काम रहेगा कि उसको एडीजी इन्वेस्टिगेशन के पास बताया जाए। अब इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ आईपी एंड एएसपी, आईपी और एएसपी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उस रिपोर्ट का रिव्यू कौन करेगा। देखिए इस रिव्यू से एक सवाल आ सकता है, तो आपको याद रखना है आईपी और एएसपी का जो रिव्यू होगा वो डिविजनल हेड करेंगे, या फिर आपका सीनियर पोस्ट मास्टर करेंगे, चीफ पोस्ट मास्टर करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कोलकाता मुंबई जीपीओ का करेंगे, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। बेसिकली जिस लेवल का आपका केसेस है उसका हायर लेवल वाला जो है उसका रिव्यू कर रहा है, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप हमको बताइए आईपी और एएसपी के लिए लिमिट हम लोग कितना देखा थोड़ी देर पहले, फटाफट से पब्लिक चैट टू में। 2 lakhs। बाकी लोग बताइए अप टू ₹2 लाख, है ना। सीताराम ने जवाब दिया, रवि, प्रवीण, निशा, बाकी लोग फटाफट, लक्ष्मी वेरी गुड, रमिया, अप टू ₹2 लाख जो है आपका आईपीएसपी के लिए लिमिट दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये हमारा था, हमारा आईपीएसपी ने रिपोर्ट किया तो डिविजनल हेड ने उसको रिव्यू किया। अब डिविजनल हेड अगर करेगा, डिविजनल हेड अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उनका रिपोर्ट कौन करेगा रिव्यू, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिविजनल हेड, सीनियर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मुंबई कोलकाता जीपीओ, है ना, ये सब अगर करेगा तो रिव्यू कौन करेगा, तो रिव्यू करेगा असिस्टेंट डायरेक्टर और एपीएमजी ऑफ रीजनल और सर्किल ऑफिस। तो देखिए सेकेंड लेवल में जो है, सेकेंड सीरियल नंबर पे जो है उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेशन किया तो थर्ड सीरियल वाला जो है वो उसका रिव्यू करेगा, और रिव्यू करके उसका रिपोर्ट सबमिट किसके पास करेगा, तो जो फोर्थ लेवल पे बंदा बैठा हुआ है उसके पास रिपोर्ट सबमिट करेगा, जाने कि डीपीएस के पास रिपोर्ट सबमिट करेगा फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर ऑर्डर। तो हमको याद रहेगा। अगला वाला आ जाते हैं हम लोग, where the circle level investigation, where the circle level investigation, आगे हम लोग इसको CLI भी बोलेंगे, है ना। CLI होता है सर्किल लेवल इन्वेस्टिगेशन, DLI हो जाता है आपका डिविजनल लेवल इन्वेस्टिगेशन। तो बोला जा रहा है where the circle level investigation are carried out by असिस्टेंट डायरेक्टर और एपीएमजी ऑफ रीजनल और सर्किल ऑफिस, मतलब सीरियल नंबर 3 याद करके देखिए, सीरियल नंबर 3 कितना लिमिट था बताइए फटाफट से, असिस्टेंट डायरेक्टर एपीएमजी ऑफ रीजनल एंड सर्किल ऑफिस, इनके लिए लिमिट कितना था फटाफट से पब्लिक चैट में, 5 से ज्यादा 10 तक, 5 से ज्यादा 10 तक, है ना। तो आप लोग इसको 5 to 10 याद मत रखिए, 5 से ज्यादा 10 तक, है ना, ग्रेटर देन 5 लाख और अप टू 10 लाख, है ना, हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 5 लाख और अप टू ₹10 लाख। हमारा ये वाला जो केस था जहां पे कोलकाता जीपीओ वगैरह ये सब हम लोग देखे हुए थे, इनके लिए लिमिट क्या था, सीनियर पोस्ट मास्टर डिविजनल हेड इनके लिए, तो ग्रेटर देन 2 लाख अप टू ₹5 लाख, है ना। तो पहला वाला केस क्या था हमारा आईपीएसपी वाला, ये था अप टू ₹2 लाख, है ना। तो पहला वाला आईपीएसपी वाला 2 लाख तक, फिर हम लोग देखिए डिविजनल हेड, सीनियर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, इन लोगों के लिए 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक। सीएलआई के केस में हम लोग देखें जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर या एपीएमजी ऑफ रीजन और सर्किल ऑफिस करेगा तो उनके लिए लिमिट क्या है, 5 लाख से लेकर 10 तक। अब उनका जो रिपोर्ट है ये थर्ड लेवल पे था, रिव्यू कौन करेगा, तो रिव्यू करेगा लेवल 4 में कौन है, देखिए डीपीएस सब बैठा हुआ है, तो यहाँ पे रिव्यू कौन करेगा, इट विल बी रिव्यूड बाय द डीपीएस एंड सबमिटेड टू। अब देखिए डीपीएस ने रिव्यू किया, अब डीपीएस क्या करेगा, उनका हायर ऑफिसर कौन है, पीएमजी चीफ पीएमजी, तो पीएमजी चीफ पीएमजी के पास भेज देगा कि भैया आप ऑर्डर दो और इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको भेज दिया, क्लियर है। अब अगर the CLI reports where the investigation have been conducted by DPS, PMG और चिप PMG, हमने क्या देखा था, DPS एंड अबोव के लिए था मोर देन 10 लाख। अब मान लीजिए DPS ने ही आपका 10 आपका इंक्वायरी कर लिया है ना,
सीएलआई रिपोर्ट्स जहां पे इन्वेस्टिगेशन जो है डीपीएस के द्वारा, पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया गया, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा पोस्टल डायरेक्टोरेट को। ठीक है, क्लियर है। सीएलआई रिपोर्ट्स वेयर द इन्वेस्टिगेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय डीपीएस, पोस्ट मास्टर जनरल और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, इट शैल बी सबमिटेड टू द डायरेक्टोरेट। Review comments of chief PMG and PMG concerned should also be furnished along with the CLI report। यहाँ पे जो हमारा PMG है और chief PMG है उनका रिव्यू कमेंट क्या था, मान लीजिए DPS ने किया है ना, और चिप पीएमजी पीएमजी के पास चिप पीएमजी पीएमजी को रिव्यू करना पड़ेगा और रिव्यू करके उनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद फर्दर ये चला जाएगा पोस्टल डायरेक्टोरेट के पास। ठीक है, रिव्यू कमेंट ऑफ पीएमजी एंड चिप पीएमजी कंसर्न शुड बी फर्निश्ड, जहां पे सीएलआई जो है किया गया डीपीएस के द्वारा। और अगर चिप पीएमजी या पीएमजी ने खुद आपका इन्वेस्टिगेशन किया है तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसी का और अलग से लेने का, वो आपका पोस्टल डायरेक्टोरेट में भेज सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पे देखिए एक टर्म यूज किया गया, सीरियस लॉस, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। जब आप लोग ज्यादा बोर हो जाइएगा ना, बताइएगा कि नहीं अब बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं 60 तक। चलिए देखते हैं मन की बात। चलिए आगे आते हैं। रूल 57 क्या बताया गया, बोला गया एनी, अच्छा एक बात मैं ना आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कभी भी लगेगा कि क्लास जो है लंबा चल रहा है अभी और इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा हम लोगों से इंटरेक्ट करिएगा और आप हम बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज कभी कभी आपका ऐसा होते रहता है कि मान लीजिए हम समझ नहीं पाए और क्लास हम खींचते जा रहे हैं, है ना। कल जैसे आप लोगों का क्लास चल रहा था, कल बहुत लंबा क्लास चल रहा था, आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे, है ना। हम भी क्लास में कल जुड़े हुए थे, पर मैंने बहुत लंबा क्लास चल रहा था, लगभग मुझे लगता है 2 घंटे के आसपास क्लास चला। तो 2 घंटे के आसपास किसी भी इंसान का बात सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आप एक बार कभी सोच के देखिए। चलिए आगे बढ़े, आगे आते हैं हम लोग। रूल 57 क्या बोला गया, बोला गया एनी सीरियस लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी such as building, communications or other work caused by fire, flood or cyclone, earthquake or any other natural cause should be reported at once by the departmental office to the head of the department and by the letter to the government। तो किसी भी प्रकार का सीरियस लॉस जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसके भीतर मान लीजिए आपका बिल्डिंग हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस का हो सकता है और किसी दूसरा चीज का हो सकता है, और जो लॉस हुआ है ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटी, है ना, या फिर मान लीजिए फ्लड के माध्यम से हुआ, साइक्लोन के माध्यम से, अर्थक्वेक के माध्यम से, किसी दूसरे नेचुरल कॉज में, या फिर आग लग के हुआ है, तो ऐसा केस अगर रहेगा तो जिस ऑफिस का, जो हमारा ऑफिस रहेगा, उस ऑफिस का जो ऑफिसर रहेंगे, हेड ऑफ ऑफिस रहेंगे, उनको ये मैटर रिपोर्ट करना रहेगा किसके पास, टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, डीजी पोस्ट को हम लोग, हम लोगों का जो फाइनेंशियल हेडमुक है उसके भाषा में हम लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो उनके पास इंटीमेट करना पड़ेगा। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ये काम है कि ये बात को सरकार के पास पहुंचाए, केंद्र सरकार के पास इस बात को पहुंचाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आता है, सीरियस लॉस किसको बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिए। द टर्म सीरियस लॉस occurring in this rule should be interpreted as meaning of all losses exceeding rupees 50,000 in value। जब भी कोई लॉस जो है 50,000 से ज्यादा हो जाता है, हम उसको सीरियस लॉस बोलते हैं, है ना। हम लोग इसको और एक टर्म से भी जानते हैं, को क्या टर्म था, क्या टर्म हम लोग यूज किए थे बताइए। अच्छा चलिए, जीएफआर रूल 19, अभी हमको जीएफआर भी खोलना पड़ेगा हमारा, जान लीजिएगा क्या। हाँ, एसआर 2 के 10 में, एसआर 2 के 10 में आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हमारा जो डीजी पोस्ट है उनके बारे में बताया गया था। अच्छा, एट प्रेजेंट डीजी पोस्ट कौन है, नाम बताइए तो फटाफट से। प्रेजेंट डीजी पोस्ट का नाम क्या है, प्रेजेंट जो डीजी पोस्ट है उनका नाम क्या है, फटाफट। चलिए
SHARAN, शरण। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी सेक्रेटरी पोस्ट कौन है? सेक्रेटरी पोस्ट कौन है? चलिए देखिए, आसान चीज जो है ना हमेशा, बिल्कुल बंदिता कौल, बंदिता कौल, मिस बंदिता कौल, है ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए, इतना तो हम लोगों को जानना ही है, ये सब भूलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, 50,000 से ज़्यादा अगर लॉसेस वगैरह होता है, हम लोग उसको और एक टर्म भी देखे हुए थे। वो टर्म क्या था, कोई बताइएगा? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सीरियस लॉस। 50,000 से ज़्यादा लॉसेस वगैरह जो था, सेबोटेज के केस में हम लोग देखे हुए थे। याद करके देखिए, सेबोटेज मतलब तोड़ फोड़, अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको क्या ट्रीट कर रहे थे? क्या ट्रीट कर रहे थे हम लोग उसको? याद है किसी को? उसको हम लोग मैटेरियल बोल रहे थे। याद है? उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मैटेरियल, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा, चलिए छूट गया। हाँ, अब क्या बोला जा रहा है? when a full inquiry as to the cause and extent of loss, किस कारण से लॉस हुआ और किस हद तक लॉस हुआ, लॉस का एक्सटेंट क्या है, ये फुल इंक्वायरी जो है, बोला जाए when a full inquiry as to cause and extent of loss has been made, a further report should be made, है ना। एक तो शुरू में रिपोर्ट देना होता है, और एक जब फुल इंक्वायरी खत्म हो जाता है तो हमको कंप्लीशन रिपोर्ट देना रहता है। और इस कंप्लीशन रिपोर्ट को हम किसके पास भेजेंगे? कंप्लीशन रिपोर्ट को हम भेजेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। और खाली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास ही नहीं जाएगा, इस रिपोर्ट का एक एक्सट्रैक्ट, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं, रिपोर्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट देयर ऑफ शैल बी सेंड साइमल्टेनियसली, मतलब आइदर और नहीं, इनको भी भेजेंगे, इनको भी भेजेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को, इसको भी और इसको भी, है ना। तो हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास भी भेजेंगे, और साथ ही साथ जो ऑडिट ऑफिसर है या अकाउंट्स ऑफिसर है, उनके पास भी ये रिपोर्ट हम भेजेंगे। क्लियर है? तो इसको हमको याद रखना रहेगा, चाहे फ्लड हो, चाहे फायर हो, है ना, या फिर चाहे कोई दूसरा नेचुरल कैलामिटी, यानी कि अर्थक्वेक हो, या फिर कुछ और, अगर उस कारण से हमारा लॉस हो गया तो उस लॉस का रिपोर्ट हमको भेजना पड़ेगा किसके पास? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, जिसको हम लोग SR 2K10 में देखे हुए हैं। और उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हमारा DG पोस्ट आते हैं, जिनका काम है इसको केंद्र सरकार तक इस बात को पहुंचाना। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारा काम ये भी रहेगा, द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर ऑल्सो। क्लियर है? और ये 50,000 से ज़्यादा जो लॉस हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरियस लॉस, और जिसको हम लोग मैटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है? अब बोले कि वेल द लॉसेस नॉट एक्सीडिंग ₹50,000, 50,000 से नीचे वाला अगर गड़बड़ है, इन सच केस द वैल्यू शुड कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब फायर फ्लड किसी भी माध्यम से लॉस हुआ है, बट 50,000 एक्सीड नहीं किया, हमको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को तो बताना है, बट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर को बताने का आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट और टू द ऑडिटर अकाउंट ऑफिसर। ये भी ध्यान दीजिए, 50,000 के नीचे वाला लॉस है तो केंद्र सरकार के पास भी बताने का आवश्यकता नहीं है, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के पास भी बताने का आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग एक खतरनाक रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर कोई बंदा ने गड़बड़ किया, फ्रॉड किया, नेग्लिजेंस के कारण कोई गड़बड़ हो गया, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो बोला जा रहा है रूल 58, इसको याद रखिएगा। रूल 58 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है? एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर शुड पर्सनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस sustained by the government through fraud or negligence on his part, and that he will also be personally held responsible for any loss arising from fraud or negligence। तो एक, आपने कोई फ्रॉड किया या फिर आपके द्वारा नेग्लिजेंस हुआ, उस कारण से कोई लॉस भी हुआ, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा? उस जगह पे आप ही पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। ये बात कहाँ पे बताया गया? रूल 58 में बताया गया।
कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर गड़बड़ करता है, रूल को वायोलेशन करता है, फ्रॉड करता है ना, जिस कारण से गवर्नमेंट को कोई लॉस होता है, ही और शी विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द फ्रॉड और नेग्लिजेंस। उस लॉस के कारण से, उस नेग्लिजेंस के कारण से जो भी फ्रॉड या गड़बड़ होगा, उसका जो भरपाई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास रहेगा? उसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 60। रूल 60 में हमारा बताया गया स्टैंडर्ड्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी। स्टैंडर्ड्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी के बारे में बताया गया रूल 60 में, जिसके बारे में जीएफआर का रूल 21 में भी बताया गया। ये रूल नंबर खतरनाक इंपॉर्टेंट है ना, ये रूल नंबर खतरनाक इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर आंखों के सामने ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी, और जो हमारा है ये हमारा बताया गया कहाँ पे? रूल 60 में बताया गया। जीएफआर में कहाँ पे बताया गया? रूल 21 के बारे में 1 में बताया गया था, है ना, आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया गया? कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है बेसिकली। तो क्या बोला गया कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर में? अब ये आपका आ जाएगा जो है ना, ये आपका हालांकि रूल 61 में बताया गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इसके बारे में रूल 61 में बताया गया है, तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, फिनेंशियल प्रोप्राइटी क्या है ये तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे जीएफआर में, और जब हम लोग जीएफआर को पढ़ेंगे और ज़्यादा उसको डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे। और एक बार बस यहाँ पे आप रूल नंबर याद कर लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी फिनेंशियल हैंडबुक में कहाँ पे बताया गया? स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी फिनेंशियल हैंडबुक में कहाँ पे बताया गया? फिनेंशियल हैंडबुक में रूल 60 में बताया गया। ठीक है, रूल 60 में बताया गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 60 के एज में क्या होता है? लोगों का रिटायरमेंट होता है। और कुछ இப்பதான் बताना है? இப்படி தெரிஞ்சா நான் लक्ष्मी जी எப்பவும் कुछ விட்டுட்டு बताना ஊருக்கு चाहते हैं आप? போயிருப்பேனே. எதுக்கு உங்க கூட உட்காந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கேன்? अरे बाप रे, எப்படியோ போய் தொலைங்க அப்படின்னு நேரம் ஒன்னு. चलिए। तो आपका एक आप ऐसे ही याद रख सकते हैं इसको। देखिए, जब 60 साल का एज होता है उसके बाद लोगों का रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट होने के बाद फिनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है, जिस कारण से स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में फिनेंशियल हैंडबुक के रूल 60 में बताया गया। दूसरी बात, जीएफआर को आप कैसे याद रखिएगा? 21 के एज में लोगों का शादी होता है, शादी होने के बाद भी लोगों का फिनेंशियल समस्या जो है शुरू हो जाता है। तो जिस कारण से जीएफआर का रूल 21 में और एफएचबी का रूल 60 में आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ फिनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, जहां पे बेसिकली गाइडलाइंस दिया गया, खर्चा करने वाले ऑफिसर कैसे खर्चा करेगा उसके बारे में आपका बताया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक खत्म करेंगे और अगला क्लास में हम लोग इसके आगे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, खत्म किया जाए यहाँ पे। कल हम लोग फिर से एक बार मिलने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई शक?